पिछली 2-3 कड़ियों से हम हेलमट कूलर जिनका रीबर्थ हुआ है रोबोट के रूप में, उनका ज़िक्र कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में समझते हुए कि किस प्रकार से, क्योंकि हेलमट कूलर आत्महत्या करके मरे थे, तो आत्महत्या के बाद किस तरह से जब रोबोट के रूप में उनका जन्म हुआ तो क्या परिस्थितियाँ सामने आई, अब हम उनका जिक्र करेंगे। जब रोबर्ट अपने पास्ट बर्थ के बेटे लुडविग कोलर उनसे मिले, तो उनसे मिलने के बाद वो अपने पिछले जीवन की जो उनकी यादें थी उन्हें बहुत हद तक उनकी सत्यता को समझ पाए। अब जो लोग आत्महत्या करते हैं, क्या उन पर कोई जुर्माना होता है? क्योंकि समाज में आत्महत्या के बाद क्या होता है, इस विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं जिनको हम पहले भी कई वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज एक बार फिर हम इसी सत्य केस के नज़रिए से इस चीज़ को समझेंगे। जो लोग आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें एक बार फिर से पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ता है और उन्हीं परिस्थितियों का सामना एक बार फिर से करना पड़ता है, लेकिन थोड़े से चेंजेस होते हैं। अब वो थोड़े से चेंजेस क्या है, इस चीज़ को हम हेलमेट कूलर के केस से समझेंगे। अब याद करें कि हेलमेट कूलर के साथ हुआ क्या था। हमें पता है कि हेलमेट कूलर के अंदर वो बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन थे। यहाँ पर ये चीज़ भी ट्रांसफ़र हुई क्योंकि रोबोट भी हेलमेट कूलर की तरह ही बिजनेस में इंटरेस्टेड थे और बेहतरीन बिजनेसमैन थे। हेलमेट कूलर एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। ठीक इसी तरह से रोबोट की भी राजनीति में इंटरेस्ट था और वो भी अपने एरिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर थे। लेकिन कुछ परिवर्तन थे जो पास्ट पर से आए थे। वो क्या थे? जैसे कि हमें पता है कि हेलमेट कूलर ने एक गलत डिसीज़न ले लिया था। उसने गलत अंदाज़ा लगा लिया था कि एक नया बिल पास होने वाला है जिसकी वजह से लकड़ी की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो उन्होंने ढेर सारी लकड़ियाँ पहले ही खरीद ली, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेलमेट कूलर का जो व्यक्तित्व है वो जोखिम उठाने वाला व्यक्तित्व है। वो डरते नहीं थे, बिजनेस में ग्रो करने के लिए वो जोखिम उठाने से घबराते नहीं थे। लेकिन इसी जोखिम उठाने के नेचर की वजह से परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई, हालत इतनी उनकी आर्थिक रूप से ख़राब हो गई कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ गई। अब यहाँ तो हमने देखा कि हेलमेट के जीवन में जो परिस्थितियाँ आई वो उनके गलत डिसीज़न की वजह से, जोखिम उठाने के नेचर की वजह से आई। अब सेम परिस्थितियाँ तो रोबोट के लाइफ में भी आई। रोबोट जो कि हेलमेट का रीबर्थ है उसकी लाइफ में भी आई। उसने भी व्यवसाय को चुना, उसने भी एक बेहतरीन बिजनेसमैन होने का सबूत दिया और उसको भी बहुत ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन दोनों में फ़र्क था। फ़र्क क्या था? फ़र्क था कि रोबोट के जीवन में जो परिस्थिति आई थी वो प्राकृतिक थी। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो आर्थिक मंदी आई थी उसकी वजह से उसने नुकसान उठाया। अदरवाइज जो रोबोट था वो व्यापार में बहुत ज़्यादा एकदम आंखें बंद करके जोखिम उठा लेना, इस तरह की फितरत वाला इंसान नहीं था। क्यों? क्योंकि वो चीज़ कहाँ से आई? वो चीज़ उसके अंदर पास्ट पर से आई। जब वो हेलमेट के रूप में था तो वो आंखें बंद करके जोखिम उठाया करता था। परिस्थितियाँ सेम थी, हालात सेम थे, उसका हुनर सेम था, वही बिजनेसमैन, वही आर्थिक तंगी। लेकिन इस बार जो आर्थिक तंगी थी वो उसके जोखिम उठाने की नेचर की वजह से नहीं थी, क्योंकि रोबोट बहुत सेफ रिस्क लिया करते थे। ये वो चीज़ कहाँ से लेकर आए? ये चीज़ वो पास्ट बर्थ से सीख कर आए। अब हेलमुट ने तो आत्महत्या करी थी, लेकिन रोबोट ने इस प्रवृत्ति को नहीं दोहराया। वैसे कई बार देखा गया कि अगर व्यक्ति नहीं सीखता परिस्थितियों से तो कई बार जो एक बार व्यक्ति आत्महत्या करता है वो उस पैटर्न को भी दोहराता है। लेकिन यहाँ पर रोबोट ने इस पर भी जीत हासिल करी। रोबोट 68 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद वो बर्लिन से फ्रैंकफर्ट वहाँ चले गए और 1967 में 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। अब ये जो केस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इससे कोई गलतफहमी मत क्रिएट कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अगर आत्महत्या करने के बाद भी पुनर्जन्म होता ही है तो आत्महत्या करना क्या सही नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अब हेलमुट के केस में भी याद कीजिए, जीवन की परिस्थितियां कब क्या मोड़ ले लें कौन जानता है। हेलमुट ने
आत्महत्या करी। क्यों? क्योंकि आर्थिक तंगी आ गई, क्योंकि उसे लगा कि अब उसका कितना अपमान हो जाएगा, समाज में उसका बहुत नाम है। लेकिन जब लुडविग जो हेलमुट के पुत्र थे, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पिता ने आत्महत्या करी, उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो नीलाम हुई, लेकिन उसी सब में जो उनकी प्रॉपर्टीज थी, उसी सब में जो भी उनके सिर पे कर्जा था वो चुकता हो गया और वो केस भी खारिज हो गया, जिस केस के क्योंकि वो साबित हुआ कि जो गलती थी वो अकाउंटेंट की गलती थी, जो पैसे लेकर भागा था वो अकाउंटेंट भागा था, इसमें हेलमुट की कोई गलती नहीं थी। ये चीज़ भी साबित हुई। यानी अगर हेलमुट आत्महत्या ना करते तो परिस्थितियाँ इतनी खराब नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ना सिर्फ अपना जो कर्जा था उसे चुका पाते, बल्कि जो उन्हें लगा कि मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा है धोखाधड़ी करने का, वो भी उन पर नहीं लगता। हेलमुट ने अपनी संपत्ति को कम करके आंका। अगर वो थोड़ा सा समझदार होते, वो आत्महत्या ना करने का फैसला लेते, तो वो भी एक लंबी आयु अपने बच्चों के साथ जीवन जी के जाते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? बस यही कि उतनी शान शौकत वाला जीवन ना होता जैसा कि हेलमुट जीते आए थे। यानी पहली बात, जीवन की परिस्थितियाँ कब क्या मोड़ ले लें आप नहीं जानते, इसलिए आपको आत्महत्या करने का फैसला नहीं लेना है। दूसरा, कोई फ़ायदा नहीं है, जो लेसन आपने सीखना है उसे फिर आप नेक्स्ट वक्त में सीखेंगे, सीखना तो पड़ेगा ना। दूसरा, जो लोग आत्महत्या करते हैं वो ये नहीं सोचते कि जो पीछे प्रियजन रह जाते हैं वो उन्हें कितनी तकलीफ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रियजन रह जाते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं इस गिल्ट में होते हैं कि हम अपने फैमिली मेम्बर को समझ नहीं सके, हम उसे भावनात्मक सपोर्ट अगर दे पाते तो शायद वो आत्महत्या ना करता। तो इस गिल्ट में अपने प्रियजनों को ले जाने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की बनती है। अब मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ये केस अजीब था। क्यों? क्योंकि हेलमुट की मृत्यु हुई थी 23 नवंबर 1887 को और रूबर्ट का जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1887 को। तो यहाँ पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? अगर हम ऊपरी तौर पर इस किस्से को देखेंगे तो हम पाएंगे कि पहले तो वो मृत्यु के 5 महीने पहले पैदा हुआ, रूबर्ट हेलमुट की मृत्यु से 5 महीने पहले, और उससे भी पहले वो 9 महीने अपनी माता के गर्भ में भी रहा होगा। तो ये क्या था? इस चीज़ को हम अपने नज़रिए से बाद में समझेंगे। पहले हम यान स्टिफनिस के नज़रिए से इस बात को समझते हैं। अब एग्जैक्टली उनका क्या कहना था, उन्हीं के शब्दों में बिना हेरफेर किए हुए। इस प्रकार यह विभाजित पुनर्जन्म का मामला है जहां एक आत्मा एक समय में एक से अधिक मानव शरीर को चैतन्य करती है। गौर करें कि हेलमुट के जीवित रहते रूबर्ट 9 महीने के लिए गर्भ में था और फिर 5 सप्ताह गर्भ से बाहर। पृथ्वी पर पहले ही एक शरीर में रहते हुए आत्मा एक नया अवतार क्यों शुरू करेगी? आमतौर पे मैं मानता हूँ कि आत्मा लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से विकसित या पूरा करने के लिए विभाजित अवतार का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए, यदि एक आत्मा दुनिया को विकसित होने में मदद करने के लिए परियोजना में शामिल है, तो आत्मा अपने कार्यों में अधिक प्रभावी होने के लिए अपने कई अवतारों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डाल सकती है। आत्मा आत्महत्या सहित जो उसने व्यवहार किया है उसके पैटर्न के बारे में भी जागरूक हो सकती है और उम्मीद कर सकती है कि वो एक अवतार छोटा कर दिया जाएगा। अब इस चीज़ को मैं अपने नज़रिए से समझने की कोशिश करती हूँ। वैसे ये केस अपने आप में है तो अजीब ही, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह के केस के विषय में पहली बार जान रही हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो हेलमुट था, हेलमुट का जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी कुछ जानता है हमारे बारे में, तो ठीक है, आत्महत्या, मैं पहले भी कई बार कहा है कि आत्महत्या कर्म की कैटेगरी में आता है, किस्मत में लिखा हुआ नहीं होता। लेकिन एक पैटर्न होता है ना इंसान का, जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब जैसे कि मान लीजिए 2 लोग खड़े हैं, एक की फितरत है चोरी करना, आप जानते हैं कि उसकी फितरत है चोरी करना, आपके पैसे गायब हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना कि भैया मेरे को नहीं पता, मैंने चोरी करते नहीं देखा, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये चोरी उसी व्यक्ति ने की होगी। आपने ये अंदाज़ा क्यों लगाया? आपने ये अंदाज़ा इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता है कि उसकी फितरत है चोरी करना, वो व्यक्ति चोरी कर सकता है।
इसी तरह से इस केस में क्या हुआ कि हेलमुट का सबकॉन्शियस माइंड ये बात जानता था, क्योंकि उसके व्यवहारिक ढांचे से वाकिफ है ना। सबकॉन्शियस माइंड तो आपके सारे पैटर्न अच्छी तरह से जानता है। तो हेलमुट के सबकॉन्शियस माइंड जो वाकिफ था हेलमुट के व्यवहारिक पैटर्न से, वो ये बात समझ सकता था कि आने वाले समय में बहुत संभव है कि हेलमुट आत्महत्या का चुनाव कर लेगा। तब उसकी आत्मा ने हेलमुट की मृत्यु होने से भी पहले ये जो घटना है ये वास्तव में हो सकती है, इसकी संभावना है, इस नज़रिए से अपने विकास को जारी रखने के लिए और कर्म को बेअसर करने के लिए। कर्म को बेअसर मीन्स देखिए, जो वो कर्म किया ना उसने आत्महत्या का, वो पैटर्न उसके ऊपर नहीं छपा रूबट के रूप में, उसके अंदर ये पैटर्न रिपीट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत आमतौर पे रिपीट होता है पैटर्न। रिपीट नहीं भी होता ना तो भी जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी, चाहे वो रिपीट ना हो, मतलब नेक्स्ट बर्थ में चाहे वो आत्महत्या ना करें तो भी उनकी टेंडेंसी होती है आत्महत्या करने के बारे में सोचने की। रूबट के मामले में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जो पैटर्न था वो बेअसर हो चुका था, क्योंकि वो रूबट के रूप में उसकी आत्मा के एक अंश ने दूसरा जन्म ले लिया था। और एक दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि जो सोल वर्ल्ड में उसने अपनी आत्मिक ऊर्जा का अंश छोड़ा है, उसने इस धरती पर जन्म लिया और बाद में हेलमुट की मृत्यु हुई। ये भी एक संभावना है। और बाद में हेलमुट की ऊर्जा का कुछ अंश वापस आकर रूबट के रूप में उसकी आत्मा में शामिल हुआ होगा। अब ये जो थ्योरी है ये मैं अपने विचार से कह रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने इस केस को समझा, मैंने ये चीज़ महसूस करी कि इस केस में जो एक बहुत ख़ास बात थी ना कि रूबट ने जरा सा भी आत्महत्या वाला पैटर्न रिपीट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी। वो उस नज़रिए से भी नहीं सोचता था। ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि आमतौर पर एक तो मृत्यु के आखिरी समय में किया गया कर्म बड़ा प्रभावशाली होता है, आत्मा पर बड़ा असर छोड़ता है। ऊपर से आत्महत्या, वो तो इस तरह का पैटर्न है, वो तो बहुत ज़बरदस्त असर छोड़ता है। लेकिन रूबट के मामले में ऐसा नहीं हुआ। रूबट के ऊपर आत्महत्या का बिल्कुल असर नहीं था। तो ये शायद कहीं ना कहीं आत्मा ने अपने विकास को जारी रखा और एक नेगेटिव कर्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इस तरीके से शायद हुआ होगा। और इस तरीके से जो ये केस अपने आप में अजीब बन पड़ा कि मृत्यु से पहले ही रीबर्थ हो गया, इस तरीके से ये घटना घटी होगी। लेकिन ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये कोई थ्योरी नहीं है, ये मेरे अपने विचार हैं। आप लोगों के इस विषय में क्या विचार हैं, आप भी कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप इसी तरह की जानकारी, लेकिन थोड़ी गूढ़ आत्मा के संबंध में इसी तरह की और गहरी जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे पहले चैनल पाथ ऑफ पीस, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।